हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत। वंशागति के बारे में हम जानते हैं, मेंडल ने बताया था। मेंडल को ही हम आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। तो सबसे पहले हमें मेंडल ने ही बताया था कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जीवों के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेकर के जाते हैं, और उन पदार्थों को उन्होंने कारक बताया था। और भी बताया था उन्होंने 3-4 बातें, मेंडल की बातें याद करिए। उन्होंने बताया था कि जो कारक होते हैं वे ही लक्षणों का निर्धारण करते हैं। कारक जो होते हैं वो जोड़ों में होते हैं। युग्मक बनते समय ये कारक अलग अलग हो जाते हैं और निषेचन के बाद फिर से ये कारक जोड़े में आ जाते हैं। ठीक है, ये सारी बातें मेंडल ने पहले ही बता दिया था अपने प्रयोग के दौरान। उन्होंने अपना प्रयोग किया था सन 1856 से 63 के बीच में। 7 सालों तक उन्होंने मटर पर प्रयोग करके आनुवंशिकी के बारे में हमें जानकारी दे दी थी। उसके बाद 1865 में उनका शोध पत्र सिद्धांत सारे प्रकाशित हुए। उन्होंने इनका प्रकाशन करवाया, लेकिन 2-3 कारण थे जिसकी वजह से उनका ये जो कार्य है वो बहुत अधिक प्रचार प्रसार नहीं हो सका। संचार की कमी होने के कारण, दूसरा इनके प्रयोगों में संख्यात्मक गणनाएं बहुत थी, तो वैज्ञानिकों ने इन्हें बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। तीसरा कारण ये था कि जो उन्होंने पदार्थ कारक बताया था उनकी उन्होंने किससे बने होते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं, उसके बारे में उन्होंने जानकारी नहीं दी कि किस पदार्थों के वो बने होते हैं। तो उन्होंने नियम तो बताया, सब कुछ बताया आनुवंशिकी के बारे में, लेकिन उनका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। 1865 में प्रकाशन होने के बाद लंबे समय तक उनका काम अंधेरे में रहा। किसी ने बहुत अधिक उसके सिद्धांत प्रायोगिक रूप से उसको सिद्ध करने की कोशिश नहीं की। लेकिन सन 1900 में माइक्रोस्कोप की खोज की प्रगति होने हुई। उसके बाद जब माइक्रोस्कोप की खोज हुई तो वैज्ञानिकों ने कोशिका की रचना के बारे में गहन अध्ययन किया, केंद्रक के बारे में पता लगाया। केंद्रक में अंदर में जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम में जो जीन होते हैं, उन सब पदार्थों का पता लगाया। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज कोशिका विभाजन का पता चला, मियोसिस और माइटोसिस। जब इन सारी चीजों के बारे में वैज्ञानिकों ने पूरी खोज कर ली, उसके बाद फिर से 1900 से 1902 इस बीच बहुत अधिक खोज कोशिका की संरचना के बारे में वैज्ञानिकों ने जान लिया था। वे जान गए थे कि क्रोमोसोम होते हैं आनुवंशिक पदार्थ, उसमें जीन लगे होते हैं और यही लक्षणों का निर्धारण करते हैं, और यही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाते हैं, लेकर के जाते हैं लक्षणों को। मेंडल ने जो सिद्धांत बताया था, जो नियम बताए थे, अब वैज्ञानिकों ने पाया कि उनके सिद्धांत पूरी तरीके से मेल खाते हैं। जब उन्होंने अपने प्रयोगों पर उन सिद्धांतों को लागू किया तो सारे मेंडल की सारी बातें सही थी। ठीक है, हालांकि मेंडल को न तो क्रोमोसोम के बारे में पता था, न ही जीन के बारे में पता था, न ही अर्धसूत्री विभाजन के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने जो बातें बताई थी वो सारी बातें क्रोमोसोम, जीन, अर्धसूत्री विभाजन सब पर लागू होती है और उनकी सारी बातें मेल खाती हैं। तो वैज्ञानिकों ने जब फिर से मेंडल के सिद्धांतों को, नियमों को फिर से उनका गहन अध्ययन करना शुरू किया और अपने प्रयोगों के द्वारा उन्होंने उसको सिद्ध भी किया। तो वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत क्या है? एक्चुअल में मेंडल के कार्यों के बाद 1902 के बाद दो वैज्ञानिक थे, शटन और बोमेरी। ये सटन और बोमेरी वैज्ञानिकों ने मेंडल के कार्यों को ही आगे बढ़ाते हुए आधुनिक रूप से उनके सिद्धांतों को फिर से एक नया रूप दिया, जिसे हम वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत कहते हैं। मेंडल ने जो कारक शब्द कहा था उसे क्रोमोसोम और जीन के ऊपर उन्होंने लागू किया और अपना सिद्धांत बताया। तो हम देखते हैं कि एक्चुअल में वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत क्या कहता है सारी बातें वही मेंडल की,
लेकिन इन्होंने क्रोमोसोम और जीन को लेकर के वो बातें की। ठीक है, तो क्रोमोसोम सिद्धांत में कुछ 4-5 बातें हैं जो हम देखेंगे। पहला तो ये कि क्रोमोसोम या गुणसूत्र ही लक्षणों का निर्धारण करते हैं, लक्षणों का निर्धारण करते हैं। मेंडल ने कहा था कारक होते हैं जो लक्षणों का निर्धारण करते हैं, यहाँ पर क्रोमोसोम ही होते हैं जो लक्षणों का निर्धारण करते हैं। दूसरा, मेंडल ने कहा था कारक जोड़ों में होते हैं, तो यहाँ पर भी गुणसूत्र जो है वह जोड़े में होते हैं। और गुणसूत्र पर ही क्या लगे होते हैं, जीन लगे होते हैं। ठीक है। तीसरा, युग्मक, मेंडल ने बताया था युग्मक जब बनते हैं तो कारक के जोड़े पृथक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, पृथक्करण के नियम में बताया गया था ना। तो यहाँ पर भी युग्मक निर्माण के समय गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं, क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। ठीक है। और इन्होंने बताया अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस, मियोसिस के समय गुणसूत्र अलग होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। ठीक है, मियोसिस की घटना पता चलने के बाद में। और क्रोमोसोम और उस पर लगे जीन, ये दोनों ही वंशागति के लिए जिम्मेदार हैं, वंशागति के लिए जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि यही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होते हैं, पहुंचते हैं। एक चीज उन्होंने और भी बताया कि किसी एक जाति के जीव में, किसी एक जाति के जीव में क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है। हम सब जानते हैं ना, क्रोमोसोम किसी भी एक जाति के जीव में उनकी संख्या निश्चित होती है। तो मुख्य रूप से मेंडल ने जो बातें कारक को लेकर के बताई थी, वही सारी बातें सटन और बोमेरी ने, ये सिद्धांत किसने दिया, सटन बोमेरी, नाम याद रखिएगा। सटन बोमेरी ने वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत प्रतिपादित किया और मेंडल की सारी बातों को उन्होंने क्रोमोसोम और जीन को लेकर के सारी बातें कही जो मेंडल ने कारक शब्द कहा था। ठीक है, जोड़े में होते हैं, लक्षणों का निर्धारण करते हैं, युग्मक बनते समय अलग हो जाते हैं, है ना। ये सारी बातें जो हैं वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत में दी गई है। अब जब वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत है, इसको वैज्ञानिकों ने उस कोशिका के विभाजन के द्वारा समझाया। इसके साथ साथ ही आपको कोशिका का विभाजन के साथ में सिद्धांत को प्रतिपादित करना है। एनसीईआरटी के बुक में वो बहुत सरल तरीके से दिया गया है। तो आप सिद्धांत लिखेंगे, सिद्धांत के बाद आप चित्र के द्वारा बताएंगे कि किस प्रकार से ये चीजें होती हैं। मान लीजिए ये एक कोशिका है, ठीक है। अब इस कोशिका में गुणसूत्र हैं जो जोड़े में पाए जाते हैं। मान लीजिए ये एक गुणसूत्र है,
और इसके साथ जोड़े में दूसरा गुणसूत्र है ठीक है। एक और गुणसूत्र हम लेते हैं, और इसके साथ ये एक और गुणसूत्र है जो जोड़े में है। ठीक है, बहुत ही सरल तरीके से हम क्रोमोसोम सिद्धांत को इसके द्वारा समझेंगे। तो एक कोशिका के केंद्र के अंदर इस प्रकार गुणसूत्र जोड़े में होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे बुक में G1 फेस लिखा हुआ है। ठीक है, तो उस समय गुणसूत्र जो होते संख्या निश्चित होती है, ध्यान में रखिए मात्राएं कम होती है। ठीक है, उनका संश्लेषण आगे होते जाता है। G1 S प्रावस्था, G2 प्रावस्था आप अर्धसूत्री विभाजन में और समसूत्री विभाजन में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं बच्चों। इसका आप पिछली क्लास का विभाजन जो प्रक्रिया है अर्धसूत्री और समसूत्री, वो बेसिक आपको पूरी तरीके से आना चाहिए, तभी ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी। तो यहाँ पर पहले चित्र में हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, पुस्तक में एनसीईआरटी के पुस्तक में बहुत ही सरल तरीके से दिया हुआ है कि गुणसूत्र जो है यहाँ पर उपस्थित है क्रोमोसोम के गुणसूत्र के रूप में। जो धागे हैं वो मोटे होकर के गुणसूत्र के रूप में आ गए हैं। उसके बाद में S और G2 प्रावस्था के आते तक ये क्वांटिटेटिवली है ना, उसमें मात्राएं उसकी बढ़ जाती हैं, संश्लेषण बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, हम इसको पुस्तक में भी आप देखेंगे इसको डबल बताया गया है, यानी कि ये इस प्रकार से ये गुणसूत्र, ये बीच में सेंट्रोमियर बताया गया है। गुणसूत्र की रचना आपको पता होगी। एक गुणसूत्र इस प्रकार से बदल जाता है और उसके बाद ये इसके साथ जोड़े का गुणसूत्र है। उसी प्रकार ये गुणसूत्र तो ये G2 प्रावस्था तक ये जोड़े के रूप में स्पष्ट यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन को हम पूरी तरीके से यहाँ पर नहीं बता रहे हैं, लेकिन अर्धसूत्री प्रथम के मेटाफेस अवस्था तक ये जोड़े में आकर के ध्रुव पर इकट्ठा हो जाते हैं, है ना, पोलर में यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर सेंटर में हम बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो गुणसूत्र होते हैं वह एकत्रित हो जाते हैं जोड़े में आकर के। तो इस प्रकार से जब ये आगे अर्धसूत्री फर्स्ट मियोसिस प्रथम में ये घटनाएं होती हैं और उसके बाद एक से दो कोशिकाएं बन जाती हैं, एक से दो कोशिका बनती है। और एक से दो कोशिका जब बन जाती है तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये गुणसूत्र जो होते हैं यहाँ 20 से विभाजित होकर के इनकी संख्या बढ़ जाती है। आया समझ में? तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो ब्लू वाला क्रोमोसोम है वो अलग अलग, यहाँ पर ये अलग हो जाएंगे ये वाले, और ये इधर अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ये गुणसूत्र एक कोशिका में चला गया और इसी के साथ ही ये गुणसूत्र भी यहाँ पर एक कोशिका में चला गया। ठीक है, और उसी प्रकार दूसरा गुणसूत्र जो है वो
दूसरे कोशिका में। इस प्रकार से विभाजन हो जाता है गुणसूत्रों का। यहाँ पर ये आप अलग अलग भी बता सकते हैं, यहाँ पर आप इसको अलग अलग बताइए। ये जोड़े में थे ना, वो ये थोड़ा अलग अलग आप बता सकते हैं ये गुणसूत्रों को। ये इसके स्ट्रैंड जो है वो अलग अलग हो जाते हैं, मतलब ये जोड़े में ही है। इस प्रकार से इसको भी आप अलग बता सकते हैं। विभाजन बताया है कि ये क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। यहाँ पर भी इसको आप अलग बता दें। ठीक है। अब यहाँ पर ये अर्धसूत्री फर्स्ट में एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनी, 2 कोशिकाएं बनी, और दोनों में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है। बढ़ने के बाद अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा। यहाँ से अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में क्या होगा, फिर से पूरा प्रोसेस होता है, प्रोफेस, एनाफेस, मेटाफेस, है ना, ये पूरा प्रोसेस होता है। और हम देखते हैं कि ये 2 कोशिकाओं से फिर से कितनी कोशिका बनती है, 2 बनती है। इससे 2 बनेगा और इससे 2 बनेगा, तभी तो अर्धसूत्री में एक से कितनी कोशिकाएं बनती हैं, 4 कोशिकाएं बनती हैं। तो आखिरी में यहाँ से 4 कोशिकाएं हम बनाएंगे, और चारों कोशिकाओं में आप देखोगे ये 4 कोशिकाएं जो बनी उसमें सारी अलग अलग कोशिकाएं हो जाती। जैसे एक क्रोमोसोम, ये आपका ये ब्लू वाला हो गया, है ना, यहाँ पर ये बढ़ जाती है, ये फिर से आधी आधी हो जाती है। तो ये एक स्ट्रैंड यहाँ चला गया गुणसूत्र का, और इसी के साथ ही इसका जोड़ा। एक गुणसूत्र यहाँ और एक यहाँ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मियोसिस 2 में, ये मियोसिस 2 में हम एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बन जाती हैं। और वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत और मेंडल ने जो कारक के बारे में बताया था, वो सारी बातें इसमें दिखती हैं कि गुणसूत्र जोड़े में होते हैं। ठीक है। कारक बनाते समय में ये क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ये देखिए। और उसके बाद में ये पूरे युग्मक बनाते समय, सॉरी कारक नहीं, युग्मक बनाते समय आप जानते हैं अर्धसूत्री विभाजन युग्मक में ही होता है, जनन कोशिकाओं में ही होता है। और जनन कोशिकाओं में जब युग्मक बनते हैं तो ये गुणसूत्र जो जोड़े में होते हैं वो सब पृथक पृथक हो जाते हैं। और जब ये युग्मक में जो गुणसूत्र हैं दूसरे युग्मक के साथ में निषेचन के समय में मिलते हैं, तो उस युग्मक के गुणसूत्र और ये गुणसूत्र दोनों मिल करके फिर से जोड़े में आ जाते हैं। आया समझ में? तो इस चित्र के द्वारा आपको वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत आपको बताना है, मेंडल से रिलेट करते हुए। सन याद रखना है बच्चों, मेंडल ने अपना प्रयोग कब किया, शोध पत्र उनका कब प्रकाशित हुआ, शटन और बावेरी ने क्रोमोसोम सिद्धांत कब प्रतिपादित किया, और उन्होंने सिद्धांत में क्या क्या मुख्य बातें बताई, और साथ में इस चित्र को आपको बताना है। पूरा मियोसिस आपको बताने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में बहुत क्लियर ढंग से दिया हुआ है। गुणसूत्र देखिए जोड़े में होते हैं। फिर मियोसिस 1 में ये कैसे 2 भागों में अलग अलग बंट जाते हैं, है ना, और बंटने के बाद फिर से मियोसिस 2 आता है, तो पूरी तरीके से क्रोमोसोम जो होते हैं यानी कारक पृथक पृथक हो जाते हैं। जीन भी
पृथक हो जाते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम में ही जीन लगे होते हैं, गुणसूत्र के अंदर ही जीन लगे होते हैं। ठीक है, तो वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत में आपको इतना ही बताना है। और इसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि इस वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत को प्रायोगिक तौर पर सत्यापित किया मॉर्गन ने। ठीक है, और मॉर्गन ने किस प्रयोग के द्वारा इस सिद्धांत को समझाया और कौन सी मुख्य बातें बताई, उसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे।